हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए इतिहास का आज नया टॉपिक लेके आऊँ। आज का देखो अपना नया टॉपिक है क्या, प्राचीन सभ्यताएं। देखो वैसे अपन बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की, लेकिन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करने से पहले अपने दिमाग में एक नाम आता है और नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी के बारे में बात करें तो ऐसे कहते हैं कि सबसे पहले या सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में एक इतिहासकार था चार्ल्स मेसन, और चार्ल्स मेसन ने क्या किया, हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान दिया। हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान देकर चार्ल्स मेसन ने बताया कि इस टीले के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है। तो सबसे पहले यह दृष्टिकोण किसने रखा, चार्ल्स मेसन ने। कब रखा, 1826 ईस्वी में। क्या रखा कि इस टीले के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है, लेकिन इसने केवल इस समय संभावना ही व्यक्त की, किसी भी प्रकार का कोई उत्खनन यानी खुदाई नहीं की। जब इसने कोई उत्खनन या खुदाई नहीं की तो कालांतर में 1854 से 56 ईस्वी के मध्य कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन डाली जा रही थी। जब रेल लाइन डाली जा रही थी तो इस रेल लाइन के लिए हड़प्पा टीले से ईंटें निकाली गई। क्या निकाली गई, ईंटें निकाली गई। जब इस टीले से ईंटें निकाली जा रही थी तो दो इतिहासकार थे, एक का नाम था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। दोनों इतिहासकारों ने फिर संभावना व्यक्त की कि यदि इस टीले से ईंटें निकाली जा रही हैं तो शायद ये ईंटें प्राचीन मकान का अवशेष हो सकती हैं, और प्राचीन मकान के अवशेष के रूप में क्या हो सकती है, यहाँ पर टीले के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है। तो ये दूसरी संभावना 1856 ईस्वी में किसके द्वारा, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन के द्वारा की गई। अब यहाँ पे एक शब्द आया है रेल, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि भारत की पहली रेल सेवा कब, किसने और कहां पर प्रारंभ की। तो याद रखना, भारत की पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बंबई से थाने के मध्य प्रारंभ की गई थी। तो याद रखना, यह रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कहां से कहां तक, बंबई से थाने के मध्य प्रारंभ की थी। अब ये दो बार इन्होंने संभावना व्यक्त की, तो इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता का पहला उत्खनन कब और कहां पर हुआ। तो याद रखना, सभ्यता का पहला उत्खनन हड़प्पा का किया गया। कब किया गया, 1920-21 ईस्वी में। दो इतिहासकार थे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा की खोज कब की गई, 1920-21 ईस्वी में। यदि इस स्थल की लोकेशन स्थिति की बात करें तो यह कहां पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक जिला है मोंटगोमेरी जिला, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो याद रखना कि हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। इतिहासकारों ने क्या किया, हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहा। कौन से नगर की संज्ञा दी, तोरण नगर की संज्ञा दी। और यदि तोरण का शाब्दिक अर्थ देखें तो तोरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार, यानी किसी स्थान पे प्रवेश करने का जो पहला दरवाजा होता है वो तोरण द्वार कहलाता है। यहां पर तोरण नगर है, एडवी से सभ्यता में प्रवेश करने का पहला नगर कौन सा है, हड़प्पा, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता का क्या कहा गया, तोरण नगर कहा गया। दूसरे स्थल की बात करें तो दूसरा स्थल आता है अपना मोहनजोदड़ो। देखो, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की जा रही थी तो यहां की खुदाई में मृतकों के कंकाल मिले, और कंकालों के इतने ढेर मिले कि इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताया। क्या बताया, मृतकों का टीला। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। बात करते हैं खोज की, किस स्थल की खोज किसने की। तो याद रखना, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। इतिहासकार का नाम है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
स्थल की बात करें तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। तो याद रखना यह स्थल पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौन से जिले में? लरकाना जिले में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के कौन से तट पर है? दाएं तट पर स्थित है। तो याद रखना मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस सभ्यता के दो स्थल खोज लिए गए थे, एक हड़प्पा था और दूसरा कौन सा था? मोहनजोदड़ो। दोनों स्थलों की खोज करने के बाद जॉन मार्शल ने क्या किया? इनकी विस्तृत खुदाई की। तो याद रखना दोनों स्थलों की विस्तृत खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में एक पत्रिका निकाली और पत्रिका का नाम था लंदन वीकली पत्रिका। यानी दोनों की विस्तृत खुदाई करने के बाद 1924 ईस्वी में इसने लंदन वीकली पत्रिका निकाली और लंदन वीकली पत्रिका निकालकर इसने सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा की। यानी ये सभ्यता लगभग संपूर्ण विश्व में छा गई कि अविभक्त भारत में इस प्रकार से कोई प्राचीन सभ्यता का ज्ञान हुआ है। तो ये इसका प्रारंभिक ज्ञान हो गया। पहला स्थल हड़प्पा था, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था। विस्तृत खुदाई किसने की? जॉन मार्शल ने की। कालांतर में क्या था कि एक इतिहासकार था, इतिहासकार का नाम था स्टुअर्ट पिगट। इस स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा? तो याद रखना स्टुअर्ट पिगट महोदय ने दोनों ही स्थलों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। अब इस सभ्यता का तीसरा स्थल था कालीबंगा। और अपना टॉपिक भी यही है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करेंगे तो पहला टॉपिक आएगा कालीबंगा की सभ्यता। तो अपन बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में पहली आएगी कालीबंगा की सभ्यता। ये थे प्राचीन सभ्यताओं में। अब बात करेंगे अपन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बात करें तो पहली सभ्यता आती है कालीबंगा की सभ्यता। देखो सबसे पहले अपन बात करें कालीबंगा सभ्यता की तो यहां पर इतिहासकारों ने कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताया। अब देखो शाब्दिक अर्थ में आपको दो लाइन लिखी हुई मिलती है। कई जगह आपको मिलता है काली मिट्टी की चूड़ियां, कई जगह आपको मिलेगा काले रंग की चूड़ियां। एक ही सेंस निकलेगा कि चूड़ियां मिली है, चूड़ियों के ढेर मिले हैं, मिट्टी की बनी हुई है, रंग कैसा है? काला। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो काली मिट्टी की चूड़ियां। फिर बात करते हैं खोज की सभ्यता की खोज कब और किसने की? 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। फिर बात करते हैं खुदाई की। किस स्थल की खुदाई किसने की? तो याद रखना 1961 से 69 ईस्वी के मध्य दो इतिहासकारों के द्वारा की गई थी। एक इतिहासकार का नाम है बीबी लाल और दूसरे इतिहासकार का नाम है बीके थापर। यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। दोनों इतिहासकारों ने इसकी विस्तृत खुदाई की। बात करें अपनी स्थल की तो याद रखना यह स्थल हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो ये तो इसकी प्रारंभिक जानकारी हो गई कि कालीबंगा शाब्दिक अर्थ हो गया काली मिट्टी की चूड़ियां। खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा। खुदाई 1961 से 69 ईस्वी के मध्य बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर के द्वारा। स्थल कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। कई बार यदि ऑप्शन में हनुमानगढ़ जिला नहीं आता है तो आप गंगानगर भी कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। देखो घग्गर नदी की बात करें तो प्राचीन काल में इस नदी का नाम था सरस्वती। तो कई बार ऑप्शन में घग्गर नदी नहीं आती है तो आप सरस्वती नदी को टिक करके भी अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो कौन सी नदी? घग्गर या उब्लिक सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता स्थित है। यह तो इसकी हो गई प्रारंभिक जानकारी। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं कि सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी।
पहली विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। देखो, कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या है कि यदि किसी सभ्यता को किसी धातु की संज्ञा दी जाती है तो उससे यह सेंस निकाला जाता है कि उस समय उस धातु का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया। और यदि इस काल की बात करें, जब सिंधु कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो विकसित हुई, उस समय कांस्य धातु का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तांबा में टिन मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तो याद रखना, यह सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट, मातृसत्तात्मक समाज। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब यह मिलता है कि इस समय परिवार की मुखिया माता को माना गया। परिवार की मुखिया किसको मानते थे? माता को मानते थे। इसलिए यहां का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। और इस बात की जानकारी अपने को मातृ देवी की पूजा से मिलती है। इतिहासकारों ने बताया कि इस समय सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी? पृथ्वी की देवी या मातृ देवी की होती थी। इसीलिए यहां का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। तीसरी विशेषता, नगरीय सभ्यता। यानी इस सभ्यता का नगर नियोजन देखें तो वर्तमान शहरों की तरह यह सभ्यता बसी हुई थी, और वर्तमान नगरों की तरह यह सभ्यता बसी होने के कारण इस सभ्यता को कैसी सभ्यता माना गया? नगरीय सभ्यता माना गया। और यह इस सभ्यता की तीसरी विशेषता हो गई कि यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। शांतिवादी लोग। अब देखो कैसे पता चला कि यहां के लोग शांतिवादी थे। क्या था कि जब यहां से खुदाई की गई तो खुदाई में न तो कोई तीक्ष्ण हथियार मिला और न ही कोई आयुध मिला। जब कोई भी तीक्ष्ण हथियार और आयुध यानी लड़ने का सामान नहीं मिला, इट मींस ये लोग शांतिप्रिय लोग थे जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इसकी चौथी विशेषता हो गई कि यहाँ के लोग शांतिवादी थे। ये इस सभ्यता की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं समय कि सभ्यता का समय क्या है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया, लेकिन एक इतिहासकार था डॉक्टर डीपी अग्रवाल। डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने क्या किया? C14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का समय ज्ञात किया। C14 का अर्थ होता है कार्बन 14 पद्धति, और इसके आधार पर इस सभ्यता का समय बताया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो याद रखना, डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया था। तो ये हो गया इस सभ्यता का समय। तो ये तो इसकी प्रारंभिक जानकारी क्या हुई? शाब्दिक अर्थ, काली मिट्टी की चूड़ियां, खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा, खुदाई 1961 से 69 ईस्वी बीबी लाल और बीके थापर, स्थल हनुमानगढ़ जिले में। यदि हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो क्या कर सकते हो आप? गंगानगर कर सकते हो। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। विशेषताओं में पहली विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरी विशेषता यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। यह सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। यहाँ के लोग कैसे थे? शांतिवादी दृष्टिकोण के लोग थे। यदि समय की बात करें तो समय डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर ज्ञात किया और समय बताया 2350 से 1750 से ईसा पूर्व। आगे बात करते हैं इस सभ्यता का नगर नियोजन कि यह सभ्यता किस प्रकार से बसी हुई थी। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन। यदि नगर नियोजन की बात करें तो अपन पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थली कालीबंगा था। ऐसे कहते हैं कि यह स्थल 2 भागों में बटा हुआ था या 2 नगरों में बटा हुआ था। इस प्रकार से ये हो गया पश्चिमी नगर, ये हो गया पूर्वी नगर। यदि पश्चिमी नगर की बात करें तो इसका निर्माण टीले के ऊपर या ऊंचे स्थान पर किया जाता था। जब ऊंचे स्थान या टीले पर करते थे तो इसके चारों तरफ क्या परकोटा बनाया जाता था, जिसको आप कह सकते हो दुर्गीकर्त। क्यों बनाया जाता था इसको दुर्गीकर्त? क्योंकि यहां पर राजा व राज परिवार के लोग निवास करते थे। तो याद रखना कि पश्चिमी नगर
टीले या ऊंचाई वाले स्थान पर बनाया जाता था। कैसा होता था? दुर्गीगर्त, यानी इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण होता था और यहाँ पर राजा और राज परिवार के लोग रहते थे। पूर्वी नगर समतल भाग पर बना हुआ होता था, यानी अपेक्षाकृत नीचे वाले स्थल पर बनाया जाता था। कैसा होता था? अदुर्गीकृत। क्यों? क्योंकि जनसामान्य निवास करता था। ये तो हो गई पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। लेकिन पर्टिकुलर यदि कालीबंगा स्थल की बात करें तो कालीबंगा एकमात्र स्थल था जिसके दोनों नगर परकोटे से घिरे हुए थे, यानी इसका पश्चिमी नगर भी परकोटे से घिरा हुआ था और इसका पूर्वी नगर भी परकोटे से घिरा हुआ था। और इतिहासकारों ने संभावना व्यक्त की कि संभवतः विदेशी या दूसरी जातियों के आक्रमण से बचने के लिए इनके दोनों नगर परकोटे से घिरे हुए थे। पहली चीज तो ये। यदि नगर नियोजन में सड़कों की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि यहां पर चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई। जब चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर यानी इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता था। जिस बिंदु पर ये सड़क काटती थी उस बिंदु को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो याद रखना कि 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी सड़कें बनाई गई और जिस बिंदु पर ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस या चेसबोर्ड सर्कस कहते थे। फिर जो भी मकान थे वो सड़क के किनारे पर बने हुए थे। अब सड़क के किनारे पर मकान बने हुए थे तो ये मकानों की स्थिति थी वो कैसी थी? आंगन पर आधारित थी। आंगन पर आधारित का मतलब क्या होता है कि मकानों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न निकलकर इनके दरवाजे गली में खुलते थे। यानी ये तो मुख्य सड़क हो गई और इनके दरवाजे कहां खुलते थे? गली में खुलते थे। और जिसका कारण इतिहासकारों ने बताया कि संभवतः ये लोग धूल मिट्टी और शोरगुल से बचने के लिए अपने मकानों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर न खोलकर कहां खोलते थे? गली में खोलते थे। अपवाद एक स्थल आएगा लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हुए थे और जिसका कारण माना गया है व्यापारिक, क्योंकि लोथल सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर माना गया है और व्यापार करने के उद्देश्य से इनके मुख्य दरवाजे सड़क पर खुलते थे। तो ये तो हो गया इसका नगर नियोजन। अब यहां पर मकानों में क्या था कि गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। प्रत्येक स्थल में नालियां जो बनाई जाती थी वो या तो कच्ची ईंटों की या पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। लेकिन एकमात्र स्थल था कालीबंगा जहां पर लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले। कौन सी नालियों के अवशेष मिले? लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले। तो याद रखना ऐसा कौन सा स्थल था जहां से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले? तो वो था कालीबंगा। तो ये था नगर नियोजन। मैंने आपको बताया कि दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। ऊंचे वाले स्थान पर होता था, परकोटे का निर्माण होता था, राजा और राज परिवार के लोग निवास करते थे। पूर्वी नगर अपेक्षाकृत निचाई वाले भाग पर बनाया जाता था, अदुर्गीकृत यानी कोई परकोटा नहीं था और जनसामान्य के लोग निवास करते थे। लेकिन कालीबंगा के दोनों स्थल क्या माने जाते हैं? दुर्गीकृत माने जाते हैं। 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी सड़कें बनाई गई जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जिस बिंदु पर काटती थी उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। मकान आंगन पर आधारित सड़क के किनारे बने हुए थे जहां पर गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी और यहां से कौन सी नालियों के अवशेष मिले? लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले थे। तो ये हो गया कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन। आगे बात करते हैं अपन खुदाई से प्राप्त साक्ष्य कि कालीबंगा की खुदाई से कौन कौन से साक्ष्य मिले। यदि अपन यहां से खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो पहला साक्ष्य मिला विश्व का एकमात्र जुता हुआ खेत। ऐसे कहते हैं कि जब कालीबंगा की खुदाई की गई तो विश्व का एकमात्र जुता हुआ खेत मिला और ऐसे कहते हैं कि यह खेत ग्रिड जालक पद्धति में जुता हुआ था, यानी एक ही खेत में 2 फसल बोई गई थी, गेहूं और जौ की। तो याद रखना कि एक ऐसा खेत मिला जो जुता हुआ था और एक खेत में कितनी फसल बोई गई थी? 2 फसल बोई गई थी। नेक्स्ट, भूकंप के प्रमाण। भूकंप के प्रमाणों की बात करें तो यहां की खुदाई में अधिकांश मकानों की दीवारों से दरारें मिली। अब अधिकांश मकानों की दीवारों में दरार है, इट मींस यहां पर संभवतः भूकंप आया होगा, इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि यहां से भूकंप के प्रमाण भी मिले। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा नर कपाल मिला जिसमें 5 से 6 छेद निकले हुए थे
और 5 से 6 छेद निकले हुए थे, इट मींस यहां पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई थी, जिसके प्रमाण यहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, ओवर लिपिंग। ओवरलिपिंग का अर्थ होता है कि यहां की जो लिपि थी उसमें एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लिखा हुआ था, तो ओवरलिपिंग के अवशेष भी कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट 5 नंबर, अग्निकुंड या तंदूर के साक्ष से, यानी यहां से अग्निकुंड और तंदूर के साक्ष से भी मिले। आधा जला हुआ चावल, कपड़े के साक्ष से, यानी कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला, इसका मतलब कपड़े के साक्ष से भी मिले। लाल व काले मर्दभांड, तो यहां से खुदाई में लाल व काले मर्दभांड मिले। 9 नंबर, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। नेक्स्ट, युगल समाधि के अवशेष, नेक्स्ट, अंत्येष्टि क्रिया। एक बार दोबारा से देखना कि खुदाई में कौन कौन से साक्ष्य मिले। विश्व का एकमात्र जुता हुआ खेत यहां से मिला था, जो ग्रिड जालक पद्धति में जुता हुआ था, और ऐसे कहते हैं कि एक साथ 2 फसल बोई गई थी। भूकंप के प्रमाण मिले, यानी यहाँ के मकानों से की दीवारों से दरारें मिली, जिसको भूकंप का प्रमाण माना गया। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, यानी एक नर कपाल में 5 से 6 छेद मिले, जिसको खोपड़ी की शल्य चिकित्सा कहा गया। ओवरलिपिंग के अवशेष, यानी एक अक्षर पर दूसरा अक्षर लिखा हुआ मिला। अग्निकुंड या तंदूर के साक्ष्य से भी यहां से मिले थे। आधा जला हुआ चावल मिला। कपड़े के साक्ष्य, यानी कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला। लाल व काले मर्दभांड, यानी मटके, पोट्री, तो याद रखना यहां से कैसे मर्दभांड मिले, लाल और काले रंग के मर्दभांड मिले। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा, क्योंकि पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी क्या हो गई? कालीबंगा हो गई। यहां से युगल समाधि के अवशेष मिले। युगल समाधि यानी एक समाधि में 2 कंकाल मिले, तो यहां से युगल समाधि के अवशेष भी मिले। अंत्येष्टि क्रिया, देखो अंत्येष्टि क्रिया की बात करें तो आप कह सकते हो अंतिम संस्कार। यहां के लोग 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। समझने की चीज है, पूर्ण समाधान का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को जमीन में दफना देना पूर्ण समाधान कहलाता है। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है कि पहले शव को जंगल में छोड़कर आते हैं, 4-5 दिन के बाद में जो अवशेष बचे उनको इकट्ठा करके जमीन में दफनाना आंशिक समाधान कहलाता है। और कलश समाधान का मतलब क्या होता है कि पहले शव को जलाया जाता है और जलाने के बाद उसके राख और अवशेष को एक कलश में भरकर उसको जमीन में दफनाते, वो कलश समाधान कहलाता है। ऐसे कहते हैं कि इस समय दिग्दर्शन उत्तर से दक्षिण की तरफ किया जाता था, यानी शव का सिर उत्तर की तरफ और पैर किसकी तरफ? दक्षिण की तरफ किए जाते थे। तो इस प्रकार से कालीबंगा की खुदाई में ये अपने को साक्ष्य मिले थे। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपनी पहली सभ्यता कंप्लीट हुई, कालीबंगा की सभ्यता। इससे संबंधित जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।